नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक शर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका पहली नई आईएएस में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राइट टू इक्वालिटी से रिलेटेड जो अगला आर्टिकल है, आर्टिकल 16, उसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, राइट टू इक्वालिटी की के अगले आर्टिकल जो कि आर्टिकल 16 है, इसके बारे में जब हम बात करते हैं तो देखिए, आर्टिकल 14 में हमने पढ़ा था राइट टू इक्वालिटी के बारे में, आर्टिकल 15 में हमने पढ़ा था राइट टू इक्वालिटी के बारे में। आर्टिकल 14 जो कि राइट टू इक्वालिटी का सबसे वाइडेस्ट फॉर्म में बात करता है, ठीक है, रूल ऑफ लॉ, इक्वालिटी ऑफ लॉ के प्रोविजंस को लेकर के। वहीं आर्टिकल 15 जो है ये इक्वालिटी में किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन ना हो उसको लेकर के इसमें प्रोविज़न दिया गया है, ठीक है। याद होगा आपको, 5 ग्राउंड्स के बेसिस पे गवर्नमेंट या जो स्टेट है वो किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती, ठीक है। तो वहीं आर्टिकल 16 जो है ये एक्सक्लूसिवली एम्प्लॉयमेंट में या एम्प्लॉयमेंट को लेकर के इसमें बात की गई है, ठीक है। तो आर्टिकल 16 क्या कहता है, चलिए अब हम जानते हैं। देखिए, आर्टिकल 16 के जो जितने भी क्लॉजेज हैं वो रिजर्वेशन प्रोविजंस को लेकर के जितने क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उनको डील करते हैं। ये आप याद रखिएगा। रिजर्वेशन प्रोविजन मतलब जैसे कि एम्प्लॉयमेंट में क्या रिजर्वेशन प्रोविजन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, अपॉइंटमेंट में रिजर्वेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ठीक है। या जैसे कि जो डोमिसाइल सिस्टम है जिसको कि हम बोलते हैं रेसिडेंस, ठीक है, रेसिडेंस के बेसिस पे कोई रिजर्वेशन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, इन सारे क्वेश्चंस को, इन सारे जो इश्यूज के ऊपर जो है प्रोविज़न आर्टिकल 16 के तमाम क्लॉजेस के थ्रू जो है दिए गए हैं। तो देखिए, क्लॉज 1 बात करता है स्कोप की, ठीक है। आर्टिकल 16 का क्लॉज 1 है, बोलता है स्कोप्स। इस आर्टिकल का स्कोप क्या है, तो इसमें बोला गया है कि स्टेट के अंदर अगर कोई भी एम्प्लॉयमेंट या कोई भी वैकेंसी है तो स्टेट क्या करेगा, स्टेट उस एम्प्लॉयमेंट या अपॉइंटमेंट के लिए किसी भी तरीके का अपॉर्चुनिटी में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, अपॉर्चुनिटी को लेकर के। यानी कि क्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी को स्टेट क्या है, प्रमोट करते हुए सभी को इक्वल जो है प्रिविलेज देगा एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। यानी कि देखिए, स्टेट के अंदर जितनी भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होगी, जॉब वैकेंसीज होंगी, उनमें क्या होगा, जब भी एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट का सवाल आएगा तो देयर शैल बी क्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ठीक है। स्टेट क्या करेगा, क्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी को प्रमोट करेगा, ठीक है। इसी के साथ क्लॉज 2 क्या बोलता है, क्लॉज 2 बात करता है 7 ग्राउंड्स की। देखिए, आर्टिकल 15 में हमने बात की थी 5 ग्राउंड्स की। कौन कौन से 5 ग्राउंड्स थे वो, तो उसमें बात की गई थी रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। ये आर्टिकल 15 में बात की गई थी। वहीं आर्टिकल 16 में क्लॉज 2 में दो और जो है ग्राउंड्स ऐड कर दिए गए। कौन कौन से, पहला डिसेंट और दूसरा रेसिडेंस। और ये कहा गया कि स्टेट जो है इन 7 ग्राउंड्स के बेसिस पे जो है किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन प्रमोट नहीं कर सकती इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट ऑफ ऑफिस अंडर स्टेट, ठीक है। स्टेट के अधीन अगर कोई एम्प्लॉयमेंट है, कोई वैकेंसी है, तो उसके लिए स्टेट क्या नहीं कर सकती, इन 7 ग्राउंड्स के बेसिस पे किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती। हालांकि कुछ रीजनेबल क्राइटेरियाज जो है वो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए सेट किए जा सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। इसी के साथ तीसरा जो क्लॉज है वो बात करता है रेसिडेंस की, ठीक है। रेसिडेंस में बोला गया कि पार्लियामेंट मे बाय लॉ मेक प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन इन मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड अपॉइंटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ रेसिडेंस। देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ रेसिडेंस क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ रेसिडेंस की जब हम बात करते हैं, मतलब हम बात करते हैं डोमिसाइल सिस्टम की, ठीक है। अब ये डोमिसाइल सिस्टम क्या होता है, आपको पता होगा, हर एक कैंडिडेट अपने अपने स्टेट में रजिस्टर्ड होता है, ठीक है, डोमिसाइल्ड होता है कि वो उस स्टेट का नागरिक है, ठीक है। इसी को हम कहते हैं रेसिडेंस सिस्टम यानी कि डोमिसाइल सिस्टम। तो क्लॉज 3 में जो बात की गई है वो रेसिडेंस को लेकर के बोला गया कि पार्लियामेंट क्या कर सकती है, कोई भी ऐसा लॉ बना सकती है जिससे कि किसी स्टेट के रेसिडेंस के लोकल रेसिडेंट्स को एक रिजर्वेशन फैसिलिटी प्रोवाइड की जा सके, ठीक है। अब क्या आपको लगता है कि ये रिजर्वेशन फैसिलिटी प्रोवाइड की जानी चाहिए किसी स्टेट में, ठीक है। तो देखिए, ये ज़रूरी भी है। कैसे ज़रूरी, देखिए, हर स्टेट में उसके लोकल जो कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, उसके लोकल जो सिटीजन्स हैं, उनके लिए एक स्पेशल रिजर्वेशन फैसिलिटी प्रोवाइड होना ज़रूरी है।
एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें तो जैसे राजस्थान स्टेट हुआ, ठीक है, मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात कर रहा हूँ। जैसे राजस्थान स्टेट हुआ, तो राजस्थान स्टेट में क्या है, मेजॉरिटी ऑफ सीट्स जो है राजस्थान में डोमिसाइल्ड कैंडिडेट्स के लिए हैं, रिजर्व्ड, ठीक है। वहीं कुछ सीट्स जो हैं, फ्यू सीट्स जो है अदर स्टेट्स के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी रिजर्व की गई हैं। तो ठीक है, तो ये रिजर्वेशन प्रोविज़न, ये रिजर्वेशन फैसिलिटी प्रोवाइड की जा सकती है आर्टिकल 16 क्लॉज 3 के तहत। अब आपको इसमें क्या याद रखना है कि ये जो रिजर्वेशन फैसिलिटी है, ये इसमें लॉ बनाने का जो अधिकार है वो किसके पास है, तो वो इसमें लॉ बनाने का अधिकार पार्लियामेंट के पास है, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब अगला जो क्लॉज है वो है क्लॉज 4। क्लॉज 4 में बात की गई है बैकवर्ड क्लासेस की, ठीक है। तो क्लॉज 4 में ये बोला गया कि कोई भी डिसएडवांटेज सेक्शंस, ठीक है, जो कि क्या है, सोशल एंड इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को देखते हुए स्टेट अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए कुछ पोस्ट इन सेक्शंस के लिए रिजर्व कर सकती है। इसमें स्टेट को पावर, इसमें स्टेट को अथॉरिटी प्रदान की गई है क्या करने की, पावर टू प्रोवाइड रिजर्वेशन इन अपॉइंटमेंट इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है, हु आर नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेटेड, ठीक है। जब एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन की बात हम करते हैं तो हम बात करते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की, यानी कि प्रोपोर्शनल पार्टिसिपेशन की, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब देखिए क्लॉज 4 की जो प्रोविजंस थे बैकवर्ड क्लास को लेकर के, इसके ऊपर कई सवाल उठने लगे, ठीक है। इन्हीं को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर का केस सामने आता है, जिसमें कि कुछ जजमेंट दिए गए, ठीक है। इन जजमेंट्स में कुछ सवाल्स का जवाब दिया गया। दरअसल देखिए पहला सवाल कैसा, जैसे कि कौन जो है बैकवर्ड क्लास कॉन्स्टिट्यूट करेगा, ठीक है, पहली चीज़ कि बैकवर्ड क्लास की क्राइटेरिया में कौन कौन आएगा, ठीक है। वहीं जो दूसरी चीज़ बोली गई कि इसकी सीलिंग लिमिट क्या होगा, ठीक है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस थे जिनको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, जिसके बेसिस पे क्लॉज 4 को जो है सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, और बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर के केस में जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में दो कंडीशंस प्रिस्क्राइब की और कहा कि जो भी इन दो कंडीशंस को फुलफिल करेगा वो क्या होगा, वो आर्टिकल 16 क्लॉज 4 के तहत रिजर्वेशन की कैटेगरी या रिजर्वेशन के प्रोविजन से की फैसिलिटी को जो है गेन कर पाएगा। तो अब ये कौन कौन सी कंडीशंस थी, चलिए देखते हैं। तो पहली चीज़ तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी जो सोशली प्लस एजुकेशनली बैकवर्ड होगा वो क्लॉज, देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल 14 लिख दिया गलती से, ये आर्टिकल 16 है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है कि जो भी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड होंगे उनको 16 क्लॉज 4 के तहत जो रिजर्वेशन फैसिलिटी है वो दी जाएगी। इसी के साथ साथ उनको जो अगला जो कंडीशन है वो भी फुलफिल करना होता। तो अगला कंडीशन बात करता है कि उनका कोई एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, इन द स्टेट ऑफ ऑफिस, इन द ऑफिस ऑफ स्टेट में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो दोनों बात कह दिया कि पहला वो सोशली प्लस एजुकेशनली बैकवर्ड हो, ठीक है, कोई भी ग्रुप ऑफ सेक्शन या डिसएडवांटेज सेक्शन क्या हो, सोशली प्लस एजुकेशनली बैकवर्ड हो। दूसरा, उनका कोई भी एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए, तब जा करके उनको ओवरऑल इन दो कंडीशंस के बेसिस पे आर्टिकल 16 क्लॉज 4 के तहत रिजर्वेशन की जो प्रोविज़न है या जो फैसिलिटी है वो अवेल कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर के केस में क्या दो चीज़ें क्लियर कर दी गई, किन दो सवालों का जवाब दे दिया गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा। तो पहला कि किन पर जो है ये रिजर्वेशन अप्लाई होगा, ठीक है, हु विल बेनिफिट, ठीक है। तो हु विल बेनिफिट को कहा गया कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड जो रहेगा वो बेनिफिट करेगा, ठीक है। वहीं दूसरी चीज़, ठीक है, कब अप्लाई होगा, when they will fall under the category of fall under this provision, तो कब होंगे, जब उनका एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा,
तब जा कर के उनको आर्टिकल 16(4) में जो है बेनिफिट मिल पाएगा। तो देखिए अब क्या होता है, अब जो बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर के केस में जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने दो कंडीशंस के बेसिस पे जो जजमेंट दिया था, जो दो कंडीशंस प्रिस्क्राइब की थी, उन्हीं पे क्या होता है, उन्हीं पे क्वेश्चंस उठना शुरू हो जाता है। किस तरीके क्वेश्चन कि देखिए किसको जो है अब सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड माना जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये हो गया। ठीक है, ये कैसे पता चलेगा कि कौन सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है उठने लगे थे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए 1979 में सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन फॉर्म की जाती है। ठीक है, अच्छा अब जब ये सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन है तो फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन कौन सी थी, आप ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो देखिए मोरारजी देसाई गवर्नमेंट के टाइम पे मंडल कमीशन नाम से एक कमीशन फॉर्म की जाती है, जो कि एक सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन है। ठीक है, बीपी मंडल इसके जो है चेयरमैन थे। ठीक है, आर्टिकल 340 के तहत प्रेसिडेंट के पास पावर होती है। ठीक है, आर्टिकल 340 के तहत प्रेसिडेंट क्या करता है, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस की कंडीशंस को जानने के लिए एक कमीशन गठित करता है। ठीक है, तो इसी के तहत क्या किया, मोरारजी देसाई गवर्नमेंट के टाइम पे मंडल कमीशन का फॉर्मेशन या एस्टैब्लिशमेंट होता है। ठीक है, अब इस मंडल कमीशन का काम क्या था, टू इन्वेस्टिगेट द कंडीशंस ऑफ सोशल एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, और ये डिसाइड करना कि कितने क्लासेस बैकवर्ड सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस की कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं। ठीक है, तो जब 1980 में ये कमीशन अपनी रिपोर्ट सौंपता है, सबमिट करता है, तो दो ऑब्जर्वेशंस या पहला तो ऑब्जर्वेशन ये कि टोटल 3743 कास्ट्स जो है सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस में फॉल करती हैं, ऐसा इस मंडल कमीशन का ऑब्जर्वेशन था, पहली चीज़। और दूसरा ये रिकमेंड करता है कि 27% रिजर्वेशन जो है इनको जो है प्रोवाइड किया जाना चाहिए, जिसको कि हम आज ओबीसी रिजर्वेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये मंडल कमीशन की रिकमेंडेशंस थी, उसके ऑब्जर्वेशंस थे। ठीक है, अब इस मंडल कमीशन के ऑब्जर्वेशंस को, इसकी रिकमेंडेशंस को 1990 में वीपी सिंह गवर्नमेंट के टाइम पे एक्सेप्ट कर लिया जाता है और 27% रिजर्वेशन फैसिलिटी ओबीसी को देना जो है तब से शुरू हो जाता है। अब देखिए मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट थी और उसके बाद जब गवर्नमेंट वीपी सिंह की गवर्नमेंट ने जब इसकी रिकमेंडेशंस मानते हुए 27% रिजर्वेशन फैसिलिटी प्रोवाइड की, तो इसी को मंडल कमीशन की रिपोर्ट को ही सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट में जब चैलेंज किया तो एक फेमस केस निकल के, जिसके बारे में आपको पता ही होगा। ठीक है, इंदिरा स्वानी केस वर्सेस यूनियन ऑफ, ठीक है, यूनियन ऑफ इंडिया केस, इंदिरा स्वानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस जो है, जिसको कि हम फेमसली मंडल केस के नाम से जानते हैं, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ जजमेंट्स दिए थे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन क्या था और क्या क्या जजमेंट थे मंडल कमीशन की रिकमेंडेशंस को लेते हुए। सबसे पहली चीज़ तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कही, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कुल 12 पॉइंट्स अपने जजमेंट में दिए थे, जिसमें कि हम ये पॉइंट्स जो है मेजर पॉइंट्स हम अभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप 27% कोटा तो फिक्स कर सकते हैं, इसी के साथ साथ कुछ कंडीशंस हैं। वो कंडीशन क्या है कि पहले तो आपको क्रीमी लेयर आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और इस क्रीमी लेयर को एक्सक्लूड किया जाएगा इस 27% कोटा में, पहली चीज़। दूसरी, नो रिजर्वेशन इन प्रमोशन। ठीक है, याद रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन में कहा गया था कि प्रमोशन में रिजर्वेशन की फैसिलिटी नहीं दी जाएगी, ये सिर्फ और सिर्फ इनिशियल अपॉइंटमेंट में ही कन्फाइंड रहेगी, यानी कि सिर्फ अपॉइंटमेंट के टाइम ही
जो है रिजर्वेशन की फैसिलिटी दी जाएगी। ठीक है, प्रमोशन में इस फैसिलिटी को नहीं दिया जाएगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट इस बात को लेकर के क्लियर था। इसी के साथ ही टोटल कोटा शैल नॉट एक्सीड 50%। ठीक है, 50% यानी कि देखिए ऑलरेडी SC ST को 17% कोटा निर्धारित कर दिया गया था। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि टोटल जो कोटा होगा, जो टोटल जो कोटा की सीलिंग है वो 50% से एक्सीड नहीं की जा सकती एक्सेप्ट इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशंस। इसी के साथ ही कैरी फॉरवर्ड रूल, जिसको कि बैकलॉग रूल भी बोलते हैं, ये वैलिड तो है, ठीक है, बट इट शुड नॉट वायलेट 50% रूल। जो 50% का जो कोटा फिक्स किया गया है इसको वायलेट नहीं किया जा सकता। बैकलॉग क्या है ये अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसी के साथ साथ जो अगला जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में रिकमेंड किया वो ये कि आप सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को कहा कि आप परमानेंट स्टैट्यूटरी बॉडी बनाइए, ठीक है, जो कि एग्जामिन करे कंप्लेंट्स ऑफ ओवर इंक्लूजन एंड अंडर इंक्लूजन इन द लिस्ट ऑफ ओबीसी लिस्ट में जो कोई यदि गलती से इंक्लूड कर लिया गया उनको हटाना, वहीं कोई ऐसा जिसको किसी कारणवश जो है उस लिस्ट में उसका नाम नहीं आ पाया उसको इंक्लूड करने का काम एक स्टैट्यूटरी बॉडी करे, जिसको कि गवर्नमेंट जो है इस्टेब्लिश करे। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस थे। ठीक है, इन्हीं सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस को लेते हुए, ठीक है, अगेंस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ इम्प्लीमेंटेशंस करती है, कुछ अपने एक्शंस लाती है। ठीक है, जिसके थ्रू आर्टिकल 16 क्लॉज 4 में, ठीक है, सब क्लॉज ए और सब क्लॉज बी जो है जोड़ा जाता है। तो चलिए देखते हैं ये कौन कौन से डेवलपमेंट्स थे जिनके थ्रू क्लॉज 4 का सब क्लॉज ए एंड क्लॉज 4 का सब क्लॉज बी और उनके प्रोविजंस क्या थे, इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए गवर्नमेंट को क्या लगता है कि इंदिरा साहनी का जो केस में जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया वो गलत जजमेंट है। तो इसी के रिटेलिएशन में सुप्रीम कोर्ट जो है अपनी रूलिंग लाता है, अपने एक्शंस लाता है। वो पहला कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपने एक्शंस लाती है। तो पहला ये कि सुप्रीम कोर्ट के कुछ प्रोविजन सेंट्रल गवर्नमेंट मानते हुए रामनंदन कमेटी का एस्टेब्लिशमेंट होता है, जिसको भी काम दिया जाता है क्रीमी लेयर को आइडेंटिफाई करना। ठीक है, याद रखिएगा क्रीमी लेयर को आइडेंटिफाई करने के लिए किस कमेटी का गठन होता है, वो रामनंदन कमेटी का गठन होता है। ये रामनंदन कमेटी अपनी रिपोर्ट देती है 1993 में, जिसको कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सेप्ट करती है उसके रिकमेंडेशंस को। इसी के साथ ही सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन को मानते हुए एक नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास इन 1993 जो है कॉन्स्टिट्यूट की जाती है। ठीक है, इस कमीशन का काम क्या रहता है, टू कंसिडर इंक्लूजन इन एंड एक्सक्लूजन फ्रॉम द लिस्ट ऑफ कास्ट नोटिफाइड एज बैकवर्ड। ठीक है, वही कि कोई अगर गलती से इस लिस्ट में नाम इंक्लूड हो गया या किसी कारणवश जो है किसी का नाम इस बैकवर्ड क्लास की लिस्ट में इंक्लूड नहीं हो पाया, तो इन दोनों को जो है ऑब्जर्व करे और इनको रेटिफाई करे। ठीक है, इसी के साथ साथ 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1995 जो है सेंट्रल गवर्नमेंट लाती है, जिसके तहत आर्टिकल 16 क्लॉज 4 में सब क्लॉज ए जोड़ा जाता है। ठीक है, इसका प्रोविजन क्या होता है, ये अलाउ कर देता है, ठीक है, रिजर्वेशन इन प्रोविजन फैसिलिटी ये प्रदान कर देता है। ठीक है, इसी के साथ साथ 85th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2001 के तहत आर्टिकल 16 क्लॉज 4 सब क्लॉज ए में ही कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी का कॉन्सेप्ट भी ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी से मतलब मान लीजिए कोई दो व्यक्ति जिसमें से कि एक अनरिजर्व्ड कैटेगरी का है, दूसरा रिजर्व्ड कैटेगरी का है, इन दोनों की भर्ती एक ही एग्ज़ाम के थ्रू एक ही पद पर एक ही समय पे होती है। ठीक है, तो अनरिजर्व्ड और रिजर्व्ड ये दोनों एक ही समय पे एक ही एग्ज़ाम के थ्रू किसी एक पद पर आते हैं। ठीक है, अनरिजर्व्ड और रिजर्व्ड एक ही एग्ज़ाम के थ्रू एक ही समय पे किसी एक पोजीशन पे आते हैं, किसी एक पोस्ट पे आते हैं। ठीक है, अब अगर उस पोस्ट का जो प्रोविज़न है, जो कंडीशन वो है, वो ये कि पहला जो प्रमोशन होगा, ठीक है, वो 7 साल में मिलेगा। मान लीजिए डीएसपी है, तो डीएसपी के बाद
डीएसपी अपॉइंट होने के बाद, अपना प्रोविजन पीरियड ख़त्म करने के बाद, जो परमानेंट पोस्टिंग के बाद डीएसपी का जो अगला प्रमोशन होगा वो 7 साल के बाद होगा। ठीक है, ये एक कंडीशन है। अब होता क्या है, अनरिजर्व को तो 7 साल से पहले प्रमोट नहीं किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये तो कंडीशन है। इसी के साथ साथ जो रिजर्व्ड कैटेगरी का जो कैंडिडेट होगा उसको कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी के बेसिस पे पहले 7 साल से पहले ही, ठीक है, मान लीजिए हो सकता है 5 साल हो जाए या 6 साल हो जाए, तो 7 साल से पहले ही प्रमोट करके अनरिजर्व्ड कैंडिडेट का सीनियर बना दिया जाता है। ठीक है, तो ऐसा होता है और इसी को कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी जो है नाम दिया गया है। इसी के साथ साथ जो अगला जो प्रोविज़न गवर्नमेंट द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया आर्टिकल 16 क्लॉज 4 में, वो ये कि क्लॉज 4 में सब क्लॉज बी ऐड कर दिया गया 81st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2000 के तहत। और इसमें ये कह दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो जजमेंट दिया गया था कि बैकलॉग की वैकेंसीज 50% कोटा को जो है एक्सीड नहीं करनी चाहिए, उस जजमेंट को नल्लीफाई कर दिया। ठीक है, और ये कह दिया गया कि 50% सीलिंग ऑन बैकलॉग जो है उसको जो है समाप्त कर दिया गया। ठीक है, दैट इज इट एंडेड द 50% सीलिंग ऑन बैकलॉग वैकेंसी। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं क्लॉज 4A ऐड किया गया जिसमें कि प्रमोशन के बारे में बात की गई। ठीक है, क्या बात की गई कि स्टेट कैन मेक प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन इन मैटर्स ऑफ प्रमोशन विथ कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी टू एनी क्लास ऑफ और क्लासेस of post under the office of state in favor of SC/ST who are not adequately represented। ठीक है, मतलब स्टेट क्या कर सकता है, प्रमोशन में भी रिजर्वेशन प्रोवाइड कर सकता है और इस बेसिस पे किसी भी पोस्ट को जो है इनके रिजर्वेशन के लिए SC/ST यानी कि डिसएडवांटेज सेक्शंस के लिए जो है रिजर्वेशन एप्लीकेबल कर सकता है। इसी के साथ साथ क्लॉज 4 सब क्लॉज बी में क्या बोला गया, बैकलॉग वैकेंसीज की बात की गई कि कैरी फॉरवर्ड रूल जो होगा शेल नॉट फॉल अंडर द सीलिंग ऑफ 50% रिजर्वेशन, जो कि सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग था, उसको हटा करके, ठीक है, उसको नलीफाई करके अमेंडमेंट के थ्रू इस क्लॉज को ऐड किया गया। और इसमें कह दिया गया कि कैरी फॉरवर्ड रूल जो होगा वो 50% सीलिंग रिजर्वेशन में से बाहर होगा। अब ये कैरी फॉरवर्ड रूल क्या है, ज़रा इसको हम समझते हैं। देखिए, कैरी फॉरवर्ड रूल जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट जो कि देवदासन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, उसमें क्या कहा था। तो देखिए, जो कैरी फॉरवर्ड रूल होता है वो ये कि स्टेट जो है कोई पोस्ट बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्व रखता है। ठीक है, अब ये पोस्ट, इन पोस्ट में ये जितनी भी पोस्ट है इनमें से कुछ पोस्ट जो है खाली रह जाती है, पूरी भर नहीं पाती, मान लीजिए। ठीक है, अब जो ये अनफिल्ड पोस्ट है, ठीक है, अब इनको क्या होगा, अब ये अनफिल्ड पोस्ट लैप्स तो होंगी नहीं, तो ये जो अनफिल्ड पोस्ट है इन्हीं को नेक्स्ट ईयर यानी कि सब्सिक्वेंट ईयर ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, सब्सिक्वेंट ईयर जब भी पोस्ट निकलेंगी तो उनको जो है उसी के बेसिस पे ऐड कर दिया जाएगा। मान लीजिए यहाँ 4 पोस्ट खाली थी, तो इन 4 पोस्ट को जो सब्सिक्वेंट ईयर अगर मान लीजिए 50 पोस्ट निकलनी थी तो 50 + 4 तो 54 पोस्ट, जिसमें से कि 4 अनफिल्ड पोस्ट पिछले साल की रहेंगी, उसको ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये होता रहा, इसका रिजल्ट क्या हुआ, 17% रिजर्वेशन SC/ST के लिए था ही। ठीक है, अभी सब्सिक्वेंट जो ईयर में जो अनफिल्ड पोस्ट को ऐड करने से क्या हुआ, एक टाइम आया जब 1961 में आउट ऑफ 45 पोस्ट 29 सीट्स, ठीक है, 45 सीट्स में से 29 जो थी वो रिजर्व्ड सीट्स थी, वो रिजर्व्ड सीट्स की कैटेगरी में आ गई। ठीक है, जो कि 64% रिजर्वेशन
कॉन्स्टिट्यूट कर रही थी, ठीक है, जो कि इस 45 पोस्ट का 64% थे। इसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में इसकी वैलिडिटी को चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि यदि कोई भी रिजर्वेशन, ठीक है, इन अ गिवन ईयर, ठीक है, इन अ गिवन ईयर 50% की जो सीलिंग है रिजर्वेशन की, ठीक है, उसको एक्सीड नहीं किया जा सकता, ठीक है। ये देवदासन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में ये जजमेंट दिया गया। यानी कि जो कैरी फॉरवर्ड रूल है, अगर इसके तहत किसी एक ईयर में इन अ ईयर रिजर्वेशन 50% को एक्सीड करता है तो ये कैरी फॉरवर्ड रूल को क्या कह दिया जाएगा, ये इनवैलिड करार कर दिया जाएगा। आई बात समझ में? तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कैरी फॉरवर्ड रूल जो है, बैकलॉग रूल जो है, वो वैलिड तो है, मगर इट शुड नॉट वायलेट द 50% रूल, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और इसी के अगेंस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, 81st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2000 के तहत सुप्रीम कोर्ट के उस रूलिंग को क्या कर दी थी, नलीफाई करते हुए ये बोल दिए थे कि इट एंडेड 50% सीटिंग ऑन बैकलॉग वैकेंसीज, ठीक है। तो इसी के साथ आर्टिकल 16 का जो लास्ट क्लॉज है वो है क्लॉज 5, जो कि बात करता है रिजर्वेशन इन रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्लॉज है। देखिए, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन कैसे प्रदान किया जाए और ये जो फैसिलिटी है ये कैसे आर्टिकल 16 के क्लॉज 1 और 2 के जो है वायलेशन में नहीं होगा, इसको हम समझते हैं। मान लीजिए कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, मंदिर ही है मान लीजिए, तो मंदिर में अगर कोई ऑफिस है, यानी कि मंदिर में अगर किसी पुजारी का अपॉइंटमेंट होना है, कोई वैकेंसी है, मंदिर में अगर कोई वैकेंसी है और उस वैकेंसी को लेकर के मंदिर द्वारा ही एक प्रोविज़न बनाया गया कि इस वैकेंसी को फिल करने वाला जो भी होगा वो इसी रिलीजियस बिलीफ को फेवर करने वाला हो। यानी कि अगर मंदिर में पुजारी की आवश्यकता है तो पुजारी के ऑफिस में जो वैकेंसी हो उसको फिल करने वाला एक हिंदू ही हो, ऐसा अगर कोई प्रोविज़न अगर कोई स्टेट बनाता है तो वो वॉइड नहीं होगा, ठीक है, वो प्रोविज़न वॉइड नहीं होगा। तो जैसे कि यहाँ लिखा है, एन ऑफिस ऑफ रिलीजियस इंस्टीट्यूशन शैल बी फिल्ड बाय द पर्सन बिलोंगिंग टू द सेम रिलीजियस बिलीफ, ठीक है, दिस विल नॉट स्टैंड इन वायलेशन विथ आर्टिकल 16 क्लॉज 1 एंड 2। तो चलिए एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं आर्टिकल 16 में के क्लॉज किस किस प्रोविजंस को लेकर के बात करते हैं। तो पहला है क्लॉज 1 बात करता है आर्टिकल 16 के स्कोप के बारे में, यानी कि स्टेट जो है अपने सिटीजन्स में इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की भावना को बढ़ाएगा, ठीक है, और एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट के बेसिस पे किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। वहीं क्लॉज 2 बात करता है 7 ग्राउंड्स के बारे में कि स्टेट क्या कर सकता है, स्टेट जो है इन 7 ग्राउंड्स को छोड़ करके कोई भी एक स्पेशल क्राइटेरिया बना सकता है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन या ग्रुप के लिए, ठीक है। वेयर एज ये 7 ग्राउंड्स कौन कौन से, रिलीजियस, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ एंड रेसिडेंस के बेसिस पे किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। इसी के साथ ही क्लॉज 3 बात करता है रेसिडेंस की, ठीक है, रिजर्वेशन इन रेसिडेंस, यानी कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो बाय लॉ क्या कर सकती है, मेक प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन इन मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ रेसिडेंस। जी हाँ, डोमिसाइल मैंडेटरी करके जो है पार्लियामेंट क्या कर सकती है, रिजर्वेशन के प्रोविजन या फैसिलिटी प्रदान कर सकती है। इसी के साथ ही क्लॉज 4 बात करता है रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस की, ठीक है। स्टेट क्या कर सकता है, अगर स्टेट को ऐसा लगता है कि उसके स्टेट में रहने वाला कोई एक ग्रुप ऑफ सेक्शन या डिसएडवांटेज सेक्शन, ठीक है, क्या है, एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेटेड नहीं है, तो उनके लिए स्टेट क्या कर सकता है, एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन
अपॉइंटमेंट में उनके फेवर में प्रोविज़न ला सकता है। ठीक है, और ये क्लॉज आर्टिकल 16 का क्लॉज 4 के अंदर कौन कौन आएगा ये हमें पता चलता है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से, जो कि केस था बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर का। ठीक है, इसमें क्या किया गया, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने 2 कंडीशन दी और ये बोला कि जो भी ग्रुप ऑफ सेक्शन या ग्रुप इन दोनों कंडीशंस को फुलफिल करेगा वो क्या होगा, आर्टिकल 16 क्लॉज 4 की कैटेगरी के अंदर रिजर्वेशन फैसिलिटी को अवेल कर सकता है। तो कौन कौन से कंडीशन दी, पहला कि उनकी बैकवर्डनेस जो होगी वो डिपेंड करेगी उनके सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्डनेस को देखते हुए। ठीक है, यानी कि उनको सोशली प्लस एजुकेशनली बैकवर्ड दोनों होना जो है ज़रूरी है। इसी के साथ साथ ठीक है, उनका स्टेट ऑफिस में, ठीक है, स्टेट एम्प्लॉयमेंट में एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं हो। तो अगर कोई भी ग्रुप ऑफ सेक्शंस इन दोनों कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है तो आर्टिकल 16 क्लॉज 4 के तहत रिजर्वेशन की फैसिलिटी ले सकता है। ठीक है, फिर इसी के साथ आर्टिकल 16 में क्लॉज 4 सब क्लॉज ए के बारे में हम बात करें तो ये बात करता है प्रमोशन, रिजर्वेशन इन प्रमोशन के बारे में। 77 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत ये क्लॉज को ऐड किया गया था। ठीक है, इसमें बात की गई थी स्टेट कैन मेक प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन इन मैटर्स ऑफ प्रमोशन। जी हाँ, प्रमोशन में भी रिजर्वेशन प्रदान करने की जो पावर है वो स्टेट को दी गई। इसी के साथ साथ जो है 85th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो है एक वर्ड और ऐड किया गया, कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी, जिसको कि क्लॉज 4 सब क्लॉज ए में ही ऐड किया गया। ठीक है, और इसमें कहा गया कि किसी भी पोस्ट को अंडर द ऑफिस ऑफ स्टेट जो है रिजर्व किया जा सकता है इन फेवर ऑफ SC एंड ST हु आर नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेटेड। ठीक है, इसी के साथ ही क्लॉज 4 का सब क्लॉज बी को ऐड किया गया 81st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत, जिसमें कि बैकलॉग वैकेंसीज के बारे में बात किया गया। बैकलॉग वैकेंसीज जो कि हमें पता है कि कैरी फॉरवर्ड रूल के बारे में हमें बताती है। कैरी फॉरवर्ड रूल यानी कि यदि किसी ईयर मान लीजिए कोई वैकेंसी जो रिजर्व वैकेंसी है वो उनमें से कुछ वैकेंसीज बच जाती हैं तो नेक्स्ट ईयर उन वैकेंसीज को जो है फुलफिल किया, उन अनफिल्ड वैकेंसीज को नेक्स्ट ईयर भी ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं कैरी फॉरवर्ड रूल। इसी के साथ ही क्लॉज 5 बात करता है रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस की। ठीक है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन यानी कि रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन प्रोवाइड करने की, यानी कि मान लीजिए किसी एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में कोई वैकेंसी है। ठीक है, तो उस वैकेंसी को फिल करने के लिए अगर उस इंस्टीट्यूशन ने या किसी स्टेट ने क्राइटेरिया फिक्स करके रखा है कि उस वैकेंसी का के लिए जो भी अप्लाई करेगा वो उसी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के बिलीफ को फेवर करने वाला हो, ठीक है, तभी जो है उसको जो है अपॉइंटमेंट या एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा। ठीक है, तो ये जो कंडीशन है ये आर्टिकल 16 के क्लॉज 1 और 2 के तहत जो है वायलेटिव नहीं होगी। ठीक है, यानी कि स्टेट ऐसे कंडीशंस बना सकता है। ठीक है, इसी के साथ ही मंडल केस हमने देखा। मंडल कमीशन जो कि 1979 में कॉन्स्टिट्यूट हुआ, सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन था। इसका पर्पस था तो इन्वेस्टिगेट द कंडीशंस ऑफ सोशल एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, आर्टिकल 340 के तहत प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कमीशन बनाने के लिए। ठीक है, मंडल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सौंपी 1980 में, जिसमें इसने पाया कि अराउंड 3743 जो कास्ट्स हैं इंडिया में वो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड हैं। इसी के साथ ही इसने रिकमेंड किया कि 27% रिजर्वेशन जो है इनको प्रदान किया जाना चाहिए। मंडल कमीशन की रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट करते हुए वीपी सिंह गवर्नमेंट ने 1990 में 27% रिजर्वेशन फॉर्मूला लागू कर दिया। मंडल कमीशन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, जिसको कि नाम दिया गया इंदिरा साहनी केस, जिसको हम जानते हैं मंडल केस के नाम से भी। ठीक है, तो उसमें कहा गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि 27% रिजर्वेशन तो एक्सेप्टेबल है, मगर कुछ कंडीशंस फिक्स कर सुप्रीम कोर्ट ने की। वो ये कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रीमी लेयर, और ये जो क्रीमी लेयर है ये इस 27% कोटा में से एक्सक्लूडेड होगा। ठीक है, पहली चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने यही कही। दूसरी ये कही कि नो रिजर्वेशन इन प्रमोशन। ठीक है, प्रमोशन में किसी भी तरीके का रिजर्वेशन नहीं दिया जाना चाहिए। ठीक है, ओनली
ठीक है, रिजर्वेशन जो है वो सिर्फ अपॉइंटमेंट के टाइम पे कन्फाइंड होना चाहिए। तीसरी चीज़ कहा कि जो टोटल कोटा है, जो टोटल रिजर्वेशन कोटा है वो 50% एक्सीड नहीं करना चाहिए एक्सेप्ट इन सम एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशंस। चौथा बोला कैरी फॉरवर्ड रूल, यानी कि जो बैकलॉग है वो वैलिड तो है मगर दिस शुड नॉट वायलेट द 50% रूल। ठीक है, और पांचवा जो रिकमेंडेशन सुप्रीम कोर्ट ने, जो मेन रिकमेंडेशन था उसमें से पांचवा रिकमेंडेशन ये था कि गवर्नमेंट को एक परमानेंट स्टैट्यूटरी बॉडी कंस्टिट्यूट करनी चाहिए, बनानी चाहिए टू एग्जामिन द कंप्लेंट्स ऑफ ओवर इंक्लूजन एंड अंडर इंक्लूजन इन द लिस्ट ऑफ ओबीसी। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने टोटल 12 पॉइंट्स दिए थे जिनमें से ये जो थे ये मेन पॉइंट्स हैं। इसी के साथ ही सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन को सेंटर मानता है कि इंद्रासानी केस का जो जजमेंट था वो गलत था, तो इसी के एवज में सेंट्रल जो है कुछ प्रोविजंस सामने लाता है। पहला ये कि सुप्रीम कोर्ट की रिकमेंडेशन को मानते हुए रामनंदन कमेटी फॉर्म करता है जिसको कि काम दिया जाता है क्रीमी लेयर आइडेंटिफाई करने का। ठीक है, याद रखिएगा क्रीमी लेयर के पर्पज से जो कमेटी का फॉर्मेशन हुआ था वो थी रामनंदन कमेटी। ये कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंपती है 1993 में जिसको कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सेप्ट करती है। इसी के साथ ही सुप्रीम कोर्ट के अगले जो प्रोविज़न को मानते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास 1993 में फॉर्म करती है। ठीक है, इस बैकवर्ड क्लास का काम क्या रहता है? टू कंसिडर इंक्लूजन इन एंड एक्सक्लूजन फ्रॉम द लिस्ट ऑफ कास्ट नोटिफाइड एज बैकवर्ड। ठीक है, ऐसी कोई कास्ट जो कि गलती से बैकवर्ड नोटिफाई हो गई है उसको हटाना, और ऐसी सारी कास्ट जो कि किसी कारणवश इंक्लूड नहीं की जा सकी उनको इस लिस्ट में इंक्लूड करने का काम क्या था, किसका था? नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस का था। इसी के साथ साथ जो मेजर प्रोविजन गवर्नमेंट लाती है वो ये कि 77th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत 1995 के तहत सुप्रीम कोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, सुप्रीम कोर्ट के उस ऑब्जर्वेशन को या उस रूलिंग को खारिज करते हुए जिसमें कि कहा जाता है कि प्रमोशन में जो है रिजर्वेशन नहीं दिया जाना चाहिए, उसको खारिज करते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, आर्टिकल 16 क्लॉज 4 में सब क्लॉज ए ऐड करते हुए ये प्रोविजन डालती है कि स्टेट टू प्रोवाइड रिजर्वेशन इन प्रमोशन, यानी कि प्रमोशन की फैसिलिटी को, प्रमोशन में जो है रिजर्वेशन फैसिलिटी को एग्री करते हुए ये क्लॉज ऐड किया जाता है 77 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1995 के तहत। ठीक है, इसी के साथ ही 85th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2001 के तहत क्लॉज 4 सब क्लॉज ए में जो प्रोविजन दिया गया उसमें एक वर्ड और जोड़ दिया गया, कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी फॉर SC ST। ठीक है, इसी के साथ ही 2000 में 81st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट का दिया गया वो रूलिंग जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट कहती है कि कैरी फॉरवर्ड रूल यानी कि बैकलॉग रूल के थ्रू जो 50% बैकलॉग रूल जो है एक्सेप्टेबल है मगर वो 50% सीलिंग को ब्रीच नहीं करना चाहिए, उस रूलिंग को सुप्रीम कोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, खारिज करते हुए 81st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट इनेक्ट करती है जिसमें कि उस प्रोविज़न को नल्लीफाई कर देता है। ठीक है, और ये कहा जाता है इट एंडेड द 50% सीलिंग बैकलॉग वैकेंसीज। ठीक है, तो आई होप आर्टिकल 16 आपको समझ में आया होगा। किसी भी तरीके का क्वेश्चन, किसी भी तरीके का डाउट जो है अगर आपको हो तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपका डाउट जो है वो पूरी तरीके से हम क्लियर करें। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल पालिनोया IAS और फेसबुक पेज को भी जो है व्यू कर सकते हैं। तो अब हम अगले लेक्चर में हम बात करेंगे आर्टिकल 17 और आर्टिकल 18 जो कि हमारा राइट टू इक्वालिटी को लेकर के लास्ट के 2 आर्टिकल हैं। ठीक है, उनके बारे में हम अगले लेक्चर में समझेंगे। थैंक यू।